आलोक IAS एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए विश्व इतिहास विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। ऐसा मेरा अनुभव है कि जब विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी आरंभ करते हैं या विश्व इतिहास के विषय में जानने वाला कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अध्येता, उसको ये समझ में नहीं आता कि विश्व इतिहास क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है और अध्ययन कहाँ से शुरू करना है। क्योंकि अगर हम सिलेबस की बात करें तो मध्यकाल के यूरोपीय इतिहास से विश्व इतिहास का सिलेबस आरंभ होता है, किंतु विश्व इतिहास के उसी तरह 3 हिस्से हैं जैसे हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो यहाँ आज मैं आपको दोनों ही सिलेबस का वितरण बताऊंगी और एक विद्यार्थी को कहाँ से अपने अध्ययन का आरंभ करना चाहिए ये बताने का प्रयास करूँगी। अगर हम विश्व इतिहास में प्राचीन इतिहास की बात करें तो आदि मानव के विकास से ये आरंभ होता है। हम दुनिया के अलग अलग हिस्से में ये देखते हैं कि कब किस महाद्वीप में आदि मानवों का दिखाई देना आरंभ हुआ और उनका उद्विकास किस तरह से हुआ। उसके बाद सभ्यता के अगले पड़ाव के रूप में कृषि समाजों का उदय, नगरीय समाज का उदय, उसके बाद साम्राज्यों का निर्माण, प्राचीन काल के धर्म, संस्कृति इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और विश्व इतिहास में क्योंकि यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले नगरीय सभ्यता का विकास दिखाई देता है, वहीं रोम साम्राज्य के रूप में पहला साम्राज्य दिखाई देता है, तो विश्व इतिहास के अध्ययन का प्रमुख केंद्र यूरोप रहता है। तत्पश्चात अगर हम मध्यकाल की बात करें तो जैसा कि सभी समय किसी देश के इतिहास का अध्ययन करें या विश्व इतिहास का अध्ययन करें, इस्लाम के आगमन से मध्यकाल का एक डिमार्केशन स्टार्ट होता है। विश्व इतिहास में भी ये इसी तरह से है और अब यूरोपीय महाद्वीप से शिफ्ट होकर के एशिया में विश्व का इतिहास फोकस करता है, अरब प्रायद्वीप में, जहाँ पे इस्लाम का उदय हुआ और फिर विस्तार हुआ और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैला। और इसी मध्यकाल में एशिया महाद्वीप के 2 अन्य देश भारत और चीन भी पूरी तरह परिदृश्य में आते हैं, जहाँ से रेशम मार्गों के द्वारा यूरोप से, जो कि प्राचीन सभ्यता है, व्यापार होता था और दूसरी तरफ इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा था और एक नए प्रकार के साम्राज्य जिनको सल्तनत कहा गया उनका निर्माण हुआ। ये पूरे मध्यकाल में हम विश्व इतिहास के अध्ययन के दौरान देखते हैं। तत्पश्चात ये प्रक्रिया समाप्त होती है आधुनिक विश्व के निर्माण से, जिसको हमने आधुनिक काल के अध्ययन में देखा। और विश्व इतिहास में भी आधुनिक काल फिर से यूरोप में फोकस करता है, जहाँ पुनर्जागरण काल से आधुनिक इतिहास का आरंभ माना जाता है। और पुनर्जागरण काल के बाद इस तरह से राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, मानव की नई परिभाषा सामने आई, जिसमें अब मानव एक स्वतंत्र जीव था, ना कि चर्च और राज्य के अधीन था। यहाँ से आगे बढ़ते हुए राष्ट्र राज्यों का उदय और इसके परिणाम स्वरूप जो औपनिवेशीकरण और साम्राज्यवाद का विकास आधुनिक काल में हुआ, उस पर फोकस किया जाता है विश्व इतिहास का अध्ययन करते समय। और पुनः विश्व इतिहास का केंद्र यूरोप हो जाता है। यूरोप में इन सारे परिवर्तनों का केंद्र हुआ और पूरी दुनिया के जो अन्य देश थे उनको अपना उपनिवेश बनाया। साथ ही जब आधुनिक विश्व इतिहास का हम अध्ययन करते हैं तो अमेरिका महाद्वीपों की खोज भी उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसने पूरी दुनिया के इतिहास और भूगोल को एक नया आयाम प्रदान किया और पूरी दुनिया को ये दृष्टि दी कि अब ये आधुनिक विश्व है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के दुष्परिणामों के फलस्वरूप पूरे विश्व ने 2 विश्व युद्धों को देखा, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में। भीषण नरसंहार देखे गए, जैसे कि मध्यकाल में धर्म युद्ध हुए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में। उससे कम नरसंहार आधुनिक काल में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और उसके दौरान जो हिटलर ने नाजीवाद के दौरान यूरोप में किया, उससे कम नुकसान वहाँ पे भी नहीं हुआ। और फिर हम एक और चरण देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का,
जिसमें पूरी दुनिया के देश स्वतंत्र हो रहे थे, लोकतंत्रों की स्थापना हो रही थी और भारत जैसे देश में एक नई त्रासदी हुई भारतीय उपमहाद्वीप में, जहां भूगोल बदल गया और भारत का विभाजन हुआ और तकरीबन 20 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। तो इस तरह की घटनाओं से होते हुए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और रूस जैसा द्विध्रुवीय विश्व हो गया इन दो देशों के नेतृत्व में। इनके बीच का शीत युद्ध, फिर बाद में 1991 में यूएसएसआर की समाप्ति और उसके बाद चीन का विश्व परिदृश्य में आना, इस्लामी आतंकवाद और वहाँ से आकर के 2021 का समय, जिसमें हम एक बार अफगानिस्तान में तालिबान जैसी शक्ति का उदय देख रहे हैं। ये पूरे इतिहास का, विश्व इतिहास का एक विकास क्रम है। मुझे आशा है कि इस रूपरेखा में आप जो भी अभी मैंने आपको बताया, इससे एक रूपरेखा आपके मस्तिष्क पे विकसित हुई होगी। अब अगर हम सिलेबस की बात करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उस सिलेबस का आरंभ यूरोप में पुनर्जागरण या रेनेसां काल से होता है और सिलेबस की समाप्ति है 1991, जहां यूएसएसआर का विखंडन हो जाता है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद और एक ध्रुवीय विश्व रह जाता है जिसमें अमेरिका एक प्रमुख शक्ति है। तो ये सिलेबस है हमारा आईएएस के एग्जाम के लिए, पीसीएस के एग्जाम के लिए इतिहास का, विश्व इतिहास का। और जब तक हम पूरे इतिहास की रूपरेखा को नहीं जानेंगे, अचानक ये वाला कालखंड हमारे समझ में नहीं आएगा। जिन विद्यार्थियों ने बीए और एमए में इतिहास विषय के रूप में अध्ययन किया है वो यूरोप के इतिहास से थोड़ा परिचित है, लेकिन एकदम से जब हम विश्व का इतिहास अध्ययन करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि हम उससे फैमिलियर नहीं हैं। तो जो रेनेसां का काल है, रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण, इसका तात्पर्य है कि यूरोप में नए विचारों का आगमन। और फिर इसको पुनर्जागरण क्यों कहा गया? क्योंकि ये कोई जो नए विचार जिनको कहा गया, ये प्राचीन ग्रीक विद्वानों ने, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात ने पहले ही दे दिए थे और भारत में भी चाणक्य के रूप में इस तरह के राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत किया जा चुका था। लेकिन मध्यकाल के दौरान लोगों के मस्तिष्क से विस्मृत हो गए। पुनर्जागरण काल में इन विचारों को, राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, नागरिक क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, इन विचारों का मंथन आरंभ हुआ और जिस तरह के लोकतांत्रिक समाज को हम आज देखते हैं उसकी नींव यूरोप के पुनर्जागरण से ही आरंभ हुई। पर यह कोई एक दिन की घटना नहीं थी, सदियों का समय लगा इसमें। और जिस तरह के विश्व में हम आज रह रहे हैं, जहां अधिकांश देश लोकतांत्रिक हैं या लोकतंत्र की ओर अग्रसर हैं, इस लोकतंत्र का आरंभ फ्रांसीसी क्रांति से हुआ जो कि 1789 में घटित हुई थी। और इस फ्रांसीसी क्रांति का अगर हम आधार देखें तो पुनर्जागरण और उसके विचारक, उनके विचारों ने जो भी कुछ समाज में फैलाया, प्रचारित किया, उसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी क्रांति हुई। और फ्रांसीसी क्रांति से जो विचार उदित हुए, जो राष्ट्र राज्य उदित हुए, लोकतंत्र की जो परिभाषा उदित हुई, वो आज हमें पूरी दुनिया में फैली हुई दिखाई देती है। मैं इस रूपरेखा का समापन भारत के उदाहरण से करना चाहूंगी। भारत जिस तरह का लोकतंत्र है, हमने अपने संविधान के निर्माण में भले ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के विचारों को लिया, लेकिन भारत देश, यहाँ की संस्कृति प्राकृतिक लोकतांत्रिक है, क्योंकि हम सभी विचारों को समान महत्व देते हैं और हमने विचारों के दम पे कभी, हमने तलवार के दम पे कभी किसी चीज़ का प्रचार नहीं किया। हमेशा वैचारिक लड़ाई लड़ी और वैचारिक क्रांति के प्रणेता रहे। चाहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म का आगमन हो, उसके बाद सनातन धर्म का फिर से उदय हो, और चाहे इस्लाम के आगमन के बाद अपनी संस्कृति को सरवाइव करने का तरीका हो, और चाहे अंग्रेजों के जाने के बाद जो हमने लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित किए वो। मेरा मानना है कि विश्व में भारत की एक यूनिक स्थिति है जो प्राकृतिक रूप से लोकतांत्रिक रही है हमेशा। तो दुनिया में अगर लोकतंत्र का कोई सच्चा उदाहरण है तो वो भारत है, क्योंकि लोकतंत्र हमारी संस्कृति में रचा बसा है, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति के विचार और व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं। यही हमारी संस्कृति का गुण है। तो साथियों, मुझे आशा है कि ये रूपरेखा से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी कि अल्टीमेटली विश्व इतिहास क्या है। इसी क्रम में अगले वीडियो में मैं आपको अन्य जानकारियाँ भी देती हूँ। धन्यवाद।